Guys, welcome back to my channel Saurabh Singh lecture. Today we are study about class 12 chemistry chapter number 3 electrochemistry. प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रीवियस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज की क्लास में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में डिस्कस करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड के बारे में बता दिया था। तीसरा मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कैथोड एंड एनोड। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। फिर इसके बाद मैंने चौथा पॉइंट आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। और जैसा कि आज की क्लास में हमको बताना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि इसको कह सकते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेल्सन्स इक्वेशन। नेल्सन्स इक्वेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं, हम समय व्यर्थ न करते हुए टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, रिलेशन बिटवीन E and E naught, where E naught is represented as मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यही जो आपका होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है नेल्सन्स समीकरण। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है नेल्सन्स समीकरण, नेल्सन्स इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका डेरिवेशन समझते हैं और यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका डेरिवेशन तो हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको पता है कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है उसके लिए आपको बताया गया होगा कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई, और यहाँ पे हो गया होगा क्यू। और बोला जाता है कि जहां
इसको कर लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलना कि जहां डेल्टा जो जी होता है उसको हम लोग गिब्ज ऊर्जा कहते हैं। उसको क्या नाम देते हैं? गिब्ज ऊर्जा। डेल्टा जी नॉट जो होता है उसको बोला जाता है मानक गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा। ठीक है। और ये जो आपका आर होता है, आर का मतलब होता है गैस नियतांक। आर को लोग कहते हैं गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। ठीक है। और इसके बाद यह जो टी होता है, टी का मतलब होता है एब्सोल्यूट टेंपरेचर यानी कि परम ताप जिसको कहते हैं, परम ताप। ठीक है, आया समझ में? यह जो टी होगा इसको बोला जाएगा परम ताप, परम ताप। अब लिखेंगे हम लोग वी आल्सो नो दैट, वी आल्सो नो दैट गिब्ज ऊर्जा, गिब्ज एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन आर टी, सॉरी माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई। और जहां पे एफ क्या होता है? फैराडे नियतांक होता है, और ई जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद होता है मानक गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा। और मानक गिब्ज ऊर्जा को डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ हो जाता है माइनस एन एफ ई नॉट, और जहाँ पे ई नॉट का मतलब हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव। इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेते हैं। बोला जाएगा कि समीकरण 2 और 3 से डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से डेल्टा जी तथा डेल्टा जी नॉट का मान 1 में रखने पर, तो रख देते हैं हम। ठीक है, वैल्यू रखिएगा। तो देखो यहाँ पे डेल्टा जी है और यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू दिया गया माइनस एन एफ ई इक्वल टू डेल्टा जी नॉट है, इसकी जगह पे रखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है। और यहाँ पे फैराडे नियतांक जो एफ होता है उसका मान होता है 96,500 कूलम, और फिर इसके बाद प्लस हो जाता है आर टी लॉग बेस ई क्यू अपान हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर इसके बाद करेंगे क्या हम लोग, नोट करिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करें। अब इसके बाद करना क्या है हमको, यह जो आपकी वैल्यू दी गई है माइनस एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई, और यहाँ पे आपका क्यू है। अब बोलेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग देने पर, मतलब समीकरण के दोनों पक्षों में हम लोग माइनस एन एफ से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तब देखिए बचेगा क्या आपका, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एन एफ ई, डिवाइड कितने से करना है आपको, माइनस एन एफ से डिवाइड करना है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट अपान माइनस एन एफ प्लस आर टी लॉग बेस ई, और यहाँ हो जाएगा क्यू, डिवाइड कितने से करना, माइनस एन एफ से करना है हमको। अब करना क्या है, देखो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, एन एफ और एन एफ कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पे, ई इक्वल टू क्या बचा आपका, ई नॉट इक्वल टू ई नॉट
प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आर टी हो जाएगा, लॉग बेस ई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्यू अपान हो जाएगा एन एफ हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, चलते हैं आगे। अब देखो करना क्या है आपको कि यह जो आपका लॉग बेस ई है, लॉग बेस ई क्यू है, अगर हमको इसको लॉग बेस 10 क्यू करना है तो 2.303 से क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी, और इसमें जब 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 आर टी लॉग बेस ई, और यहाँ हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा, बेस 10 और ये हो जाएगा क्यू अपान हो जाएगा एन एफ हो जाएगा। और बोलेंगे कि जहाँ एन क्या है आपका आवेशों की संख्या, एफ का मतलब फैराडे नियतांक और बोला जाएगा आर का मतलब गैस नियतांक। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आगे कि इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी एन एफ लॉग बेस ई बेस 10 क्यू। अब इसके बाद हमको करना क्या है, लिखेंगे कि R बराबर होता है गैस नियतांक, जैसा कि अभी मैंने फिर से बता दिया गैस नियतांक। अब इसके बाद जो गैस नियतांक होता है उसका मान होता है 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, R की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद यह जो आपका T होता है, T वाला जो मानक ताप होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब केल्विन में चेंज करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, T इक्वल टू 298 केल्विन, 298 केल्विन हो जाएगा। और यह जो आपका F होता है, F मतलब फैराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,500 और F को बोला जाता है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक 96,500 कूलाम इसका मात्रा, इसका मान हो जाता है। और अब इसके बाद हमको करना क्या है कि E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, R की वैल्यू रखना है 0.0821 एंड T की वैल्यू कैलकुलेट करके रख देना हमको कितना, 298 लॉग आधार 10 और यहाँ क्या हो जाएगा Q, फिर अपान हो जाएगा एन एफ है तो एन और एफ की जगह पे हम लोग कितनी वैल्यू रख देंगे, 96,500। ठीक है, इक्वल टू ई नॉट, ध्यान देना अगर यह टोटल वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0591। ठीक है, 0.0591 और फिर अपान कितना बचा आपका एन हो गया, फिर इसके बाद लॉग हो जाएगा आधार 10 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और अगर हम लोग किसी सेल की बात करें तो जब किसी सेल के लिए लिखेंगे तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग आधार 10। अब जब हम यहाँ पे क्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन अपान ऑक्सीडेशन, रिडक्शन अपान ऑक्सीडेशन मतलब अपचयन बटे में ऑक्सीकरण। ये आप कैलकुलेट करिए इसको, मतलब ये आपका डेरिवेशन हो गया मेंशन डेरिवेशन का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे, नोट करिए। अब जैसे हम एक क्वेश्चन आपको बता दें, क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे कि दिया है कि यदि कॉपर, क्वेश्चन लिख दें, यदि कॉपर इलेक्ट्रोड का ई नॉट इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस 0.34 वोल्ट है, तो आप
विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे, किस प्रकार ज्ञात करेंगे यदि संपर्क में रखे गए विलयनों, संपर्क में रखे गए विलयनों में कॉपर आयन की सांद्रता, कॉपर आयन की सांद्रता कॉपर आयन की सांद्रता 0.1 कैपिटल एम है। ठीक है, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड का ई नॉट दिया यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। तो विद्युत वाहक बल यानी कि आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप बोलेंगे हमको ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और बोला कि यदि संपर्क में रखे गए विलयनों में कॉपर आयन की सांद्रता आपको दी गई, मतलब कॉपर आयन का सांद्रता आपको दिया गया 0.1 कैपिटल एम दिया है। ठीक है, अब देखो जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या दिया है आपको, यहाँ पे देखो क्या है कॉपर आयन। कॉपर आयन का मतलब आपको पता है कि यह जो Cu होता है वो कितना होता है 2+ होता है, और यहाँ पे बन क्या गया आपका Cu। तो इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका Cu। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या, देखो यहाँ पे यह जो Cu होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +2 और यहाँ पे Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0। तो जब Cu की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 2 है, Cu की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 है, तो यानी कि ज्यादा से क्या हुआ है, कम हुआ है। मतलब ये देखो आपका पहले आपका रहा होगा 2, अब कम हो गया, कितना हो गया 0। तो जब 0 हो गया यानी कि इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ भैया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब यही होता है ना, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीकरण संख्या में, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अब इसके बाद अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीका मैं बता दूं। जैसे हो गया आपका Cu हो गया, Cu2+, मान लो कि ये आपका कौन से मीडियम है, जली मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे विलयन में बोला है। फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे बन जाता है कॉपर, सॉलिड वाले फॉर्म में बन जाता है। और यहाँ पे कॉपर धातु की सांद्रता आपको दी गई, वह दिया गया आपका कितना, कॉपर की सांद्रता मतलब Cu2+ की वैल्यू दिया गया 0.1 दिया गया। आया समझ में इतना। अब देखो फॉर्मूला है, आप लिखिएगा we know that equal to E naught minus 0.0591 अपान n log आधार 10, और यहाँ हो जाएगा रिडक्शन अपान ऑक्सीडेशन, रिडक्शन अपान ऑक्सीडेशन। तो बताओ यहाँ पे E नॉट की वैल्यू आपको दी है ना, देखो क्वेश्चन में E नॉट की वैल्यू आपको दिया है +0.34 वोल्ट। आया समझ में। और जब n की वैल्यू निकालेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग, 2 रख देंगे। तो बताओ इक्वल टू E नॉट की वैल्यू +0.34 हो जाएगा, 0.0591 हो जाएगा, और n की वैल्यू हम लोग रख देंगे 2, और यहाँ पे लॉग आधार 10 हो जाएगा, रिडक्शन नहीं हो रहा तो 1, और ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे किसमें, Cu में, तो यहाँ हो जाएगा Cu2+। ठीक है, तो अब यहाँ हो जाएगा इक्वल हो जाएगा +0.34 माइनस 0.0, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 बचे 10। ठीक है, कितना बचा आपका, फिर 2 बचे 10, लगभग इतना आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा लॉग आधार इसका 10 हो जाएगा 1 में। कॉपर धातु की सांद्रता, कॉपर धातु की सांद्रता 0.1 दिया है, तो एक काम करिएगा, यहाँ पे दशमलव लगाइए, 0 लगा दीजिएगा, दशमलव के बाद 1 अंक कट गया, दशमलव के बाद 1 अंक, तो ऊपर कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे इक्वल टू कितना है आपका 0.34 माइनस 0.0295
और मल्टीप्लाई देखो कितना हो गया, log आधार 10 और घातांक भी 10। जिसका आधार और घातांक बराबर होता है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ हो जाएगा 0.34 माइनस हो जाएगा 0.0295 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.34 में से माइनस करिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा 0.31 हो जाएगा, 0.31 वोल्ट। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। EMF equal to 0.31 volt, that is the correct answer। कर लीजिए। अब देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन रख दिया कि डेनियल सेल, अभी सेल के बारे में आपको बताया जाएगा, सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक में कौन कौन प्रकार होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देख लो कि यह जो आपका डेनियल सेल क्वेश्चन पढ़ो, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव जब दिया है, यानी कि क्या दिया है भैया, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव E नॉट की वैल्यू आपको दी गई 1.1 वोल्ट। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी, यानी कि आपको पता है कि यह जो मानक गिब्स ऊर्जा होता है, मानक गिब्स ऊर्जा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी नॉट से। ठीक है, तो जब डेल्टा जी नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले यह समझिएगा, दिया क्या आपका ZnS, ठीक है, प्लस Cu2 प्लस AQ एरो Zn प्लस 2 AQ प्लस CuS, यह आपको रिएक्शन दिया गया है। आया समझ में ना? अब इस रिएक्शन से ही हमको गिब्स ऊर्जा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो समझिए इसको कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो आवेशों की संख्या कितनी है, 2 है, इसमें भी आवेशों की संख्या कितनी है, 2, यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है आपकी, 2 है। अब इसके बाद जब n की वैल्यू तो हमको पता हो गई, तो फैराडे नियतांक का भी मान आपको पता होना चाहिए कि जो फैराडे नियतांक होता है, फैराडे नियतांक F बराबर होता है 96,500 कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम। तो अब यहाँ से हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल्टा जी नॉट की। तो आपको पता है कि मानक गिब्स ऊर्जा इक्वल टू होता है माइनस NF E नॉट। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96,500, और E नॉट का मान आपको दिया गया है, E नॉट की वैल्यू दी गई 1.1 वोल्ट। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे या ऐसे ही कर लो ना डायरेक्ट, तो बताओ अगर मल्टीप्लाई करेंगे -2 का मल्टीप्लाई 1.1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -2.2 मल्टीप्लाई 96,500। ठीक है, 96,500। अब अगर इसका टोटल मल्टीप्लाई करके हम लिखें तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका कि इसका आंसर निकल के आएगा भाई 21,000, मल्टीप्लाई कर लेना, इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आपका 9,650। मल्टीप्लाई कर लो, देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाएगा 22 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 110 को 0 बचा कितना आपका 11, 22 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 132, 132 में 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 143 को 3 बचा कितना आपका 14, फिर 22 का गुणा 9 में कर देंगे तो 22 का गुणा 9 में करेंगे तो 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 में 14 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा 21, मतलब 212। ठीक है, एक मतलब ये हो जाएगा आपका
2,12,300। अब यहाँ पे माइनस है और आपको पता होगा कि यह जो आपका जूल होता है, जो आपका गिफ्ट ऊर्जा होता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो यानी कि आपको पता है कि जो ऊर्जा होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे और टोटल मिल के आ जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 21,23,00 जूल। ठीक है, कर लीजिए इसको, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। सब क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी पैटर्न पर बता रहा हूँ और एनसीईआरटी पैटर्न आपके लिए हमेशा ही उपयोगी होता है। चलते आगे और क्वेश्चन बना दें इस पे। ठीक है, और क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे लिख दिया जाए इसका सॉरी उदाहरण करके लिखा जाए, अभिक्रिया अभिक्रिया 3s 3sn + 4 + 2cr एरो 3sn + 2 + 2cr 3+। ठीक है, और इसके लिए दिया गया आपको के लिए E0 का मान, E0 बराबर दिया है 0.89 वोल्ट, 0.89 वोल्ट है। तो इस अभिक्रिया के लिए इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा G0 का मान ज्ञात कीजिए, डेल्टा G0 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन यह है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिएक्शन क्या दिया है, 3sn + 4 + 2cr। ठीक है, एरो 3sn + 2 + 2cr 3+। आया समझ में इतना? अब देखो कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको हम लोग दो तरीके से लगाएंगे। पहले हम लोग ले लेते हैं एनोड वाला भाग, एनोड भाग। तो एनोड वाले भाग में क्या हो जाएगा, 3sn + 4 + 4 एरो बन क्या रहा है आपका, 3sn + 2। ध्यान देना, अब यहाँ पे अगर Sn के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 का गुणा 3 करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन और 3 दूनी कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसमें 12 इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, जोड़ दें, मतलब 12 में से अगर 6 गया तो 6 बच जाएगा तब। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कैथोड के लिए करिएगा, कैथोड बराबर, अब कैथोड यहाँ क्या आपका 2cr है और बना क्या है आपका 2cr3+ है। आया समझ में भाई? अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे Cr के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे Cr के पास 3 दूनी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भाई हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 और यह वर्ग का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि 0 बच जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना कर लेंगे, सेकेंड। आया समझ में इतना? यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और आपको E0 का मान दिया गया है, E0 का मान है 0.89 वोल्ट दिया गया है।
तो हमको वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट हो जाता है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन की वैल्यू रखेंगे हम लोग 6 और एफ की वैल्यू रखेंगे 96,500 और ई नॉट की वैल्यू हमको रखनी है, ई नॉट की वैल्यू हमको रख देनी है कितनी 0.89। ठीक है, तो अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, अब ये जो आपका 0.89 है इसको नियर अबाउट हम लोग अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं और 96500 और इसकी जगह पे 1 कर लीजिएगा तो 6 से मल्टीप्लाई 0, 6 से मल्टीप्लाई 0, 6 का मल्टीप्लाई 5 में 30 तो 0 बचा आपका 3, 6 का गुणा 6 में 36 और 3 हो गया आपका 39, कितना बचा आपका 3 बच गया, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 और 3 हो जाएगा 57। कितने अंक पे दशमलव, तो कोई दशमलव नहीं लगाना है, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह जो आपका आंसर आएगा वो किस में हो जाएगा जूल में हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, नोट करिए जल्दी से।